नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 4 जून 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर फ्रंट पेज पे देखें तो कुछ एक न्यूज़ है जिसकी हमें समरी देखनी है। क्वेश्चन राइज किया गया हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी के सामने कि जी इंडिया और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका लिंक है सीधा यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। तो उसके लिए हमारी तरफ से स्टेटमेंट ये दिए गए एस जयशंकर जी के द्वारा कि इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट 2020 कोविड आउटब्रेक होने के कुछ दिनों बाद में स्टार्ट हो गया था, जबकि दूसरी तरफ आप देखो रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पिछले 6-7 महीनों में ज़्यादा एस्केलेशंस बढ़ी हैं। तो बोले दोनों में लिंक बहुत दूर दूर तक नहीं है। यूरोप की तरफ से ये कोशिशें की जा रही है कि इंडिया ओपन प्लेटफॉर्म्स पर रशिया को क्रिटिसाइज़ करे, जबकि इंडिया आपको पता है न्यूट्रल स्टैंड लेके चल रहा है। दूसरा क्या कहा हमारी तरफ से, क्या कहा गया कि यूरोप जो है वो थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करे कि खुद की प्रॉब्लम को दुनिया की प्रॉब्लम ना बताए। ठीक है, यूरोप अपनी प्रॉब्लम को अपने हिसाब से सॉर्ट आउट करे। ठीक है, हाँ, सोल्यूशन निकलनी चाहिए ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा ये कहा कि पूरी दुनिया की प्रॉब्लम जो होती है वो यूरोप की प्रॉब्लम है, पर यूरोप की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम बने ये ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, देखो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि यूपी के जेवर में बनेगा, उसके लिए बिडिंग चल रही थी। तो बिडिंग अल्टीमेटली जीत ली है टाटा ग्रुप्स ने। टाटा ग्रुप की एक कंपनी है, दैट इज़ टाटा प्रोजेक्ट्स। ठीक है ना। और कंपटीशन में थी दूसरी और कंपनियां जैसे लार्सन एंड ट्यूब्रो, LNT जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट में, और एक कंपनी थी शाहपुर जी पलुंजी। पर इन दोनों की बजाय SP और LNT के बजाय बिड किसको मिली अल्टीमेट फाइनल? अब कौन काम करेगा इस प्रोजेक्ट पे? टाटा प्रोजेक्ट्स। ओके, तो ये ध्यान रख लेना भाई थोड़ा सा। और जो मेथड होगा काम करने का वो होगा इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और ये ग्रीन फील्ड फैसिलिटी है, मतलब फ्रॉम स्क्रैच, ज़ीरो से स्टार्ट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट पे काम। ओके, तो एक काम कर लेना, PPP मॉडल जो होता है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, इन मॉडल्स के बारे में एक बार UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना, पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आगे एक्सप्लेन पेज पे देखो, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट अभी पता पड़ा है। ठीक है, और 4500 साल से वो सरवाइव कर रहा है। ठीक है, वो प्लांट कहाँ मिला है? ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न कोस्ट है इस वाले एरिया में। ठीक है, यहाँ पर जो बे है, दैट मीन्स मतलब एक तरीके से खाड़ी जो है, शार्क बे, वहाँ पर डिस्कवरी की गई है। और इस ये प्लांट बेसिकली सी ग्रास की वैरायटी है। ठीक है, और नाम क्या है? पॉजिडोनिया ऑस्ट्रेलिस, रिबन वीड बोला जाता है। ठीक है, इसका एरिया कितना है आप ये देखो कि ये लॉन्गेस्ट प्लांट है, 180 किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया तक लेंथ है इसकी। एरिया कितना कवर किया हुआ है इस एक ही प्लांट ने? लगभग 20,000 हेक्टेयर ज़मीन रोकी हुई है। ज़मीन का मतलब पानी के अंडर वाटर है ये। 20,000 हेक्टेयर एरिया जो है वो पूरा कवर किया हुआ है। जबकि हमारे यहाँ पे जो बरगद का पेड़ होता है ना, ग्रेट बैनियन, वो 1.41 हेक्टेयर, जो कि कहाँ पर है? हावड़ा बॉटनिकल गार्डन में, सबसे बड़ा बरगद है वर्ल्ड का, वो भी 1.41 हेक्टेयर ज़मीन को ही रोक के रखा हुआ है। जबकि 43.6 हेक्टेयर्स एरिया को कवर करके है उटा में एक ट्री है, एस्पेन ट्री। ठीक है, वो बट अभी पता पड़ गया है कि ये देखा जाए तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट मिल गया है, जो बहुत लेंदी भी है और एरिया भी बहुत सारा कवर किया हुआ है। नाम ज़रूर याद रख लेना, क्वेश्चन बन सकता है। नाम क्या है? पॉजिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है D2M कनेक्टिविटी से संबंधित, जो ऑलरेडी हमने थोड़ा सा इकोनॉमी पेज पे देख लिया था प्रीवियस डिस्कशंस में। मुद्दा क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और प्रसार भारती दोनों ने मिलकर के डिसाइड किया है कि डायरेक्ट टू मोबाइल जो टेक्नोलॉजी है उसको हम एक्सप्लोर करें। इसमें क्या होगा कि जो ब्रॉडबैंड पे जो कनेक्टिविटी मिलती है, ब्रॉडबैंड का मतलब समझ रहे हो? इंटरनेट पे। ठीक है, उसको ब्रॉडकास्ट करके अवेलेबल करा दिया जाए मोबाइल यूज़र्स को। तो अब यहाँ पर आपको कंसर्न सीधे दिख गए होंगे कि जो चीज़ इंटरनेट पे मिले वो ब्रॉडकास्ट करके प्रसार भारती अवेलेबल करा दे। तो ऐसी परिस्थितियों में बिना इंटरनेट के भी आप यूज़ कर सकते हो इन एक्सेस ले सकते हो, जैसे कि वीडियो ऑन डिमांड हो गए, ओवर द टॉप जो फैसिलिटीज़ जैसे ये अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ये सारे। ठीक है, तो ऐसे में सवाल ये आता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी फिजिबल है
उस चीज़ को चेक करने के लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, इसके द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। तो ऐसे में सवाल क्या आता है कि जो मोबाइल सेक्टर में जो काम करने वाली या इंटरनेट सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज है वो कितना रेडी होंगी, ये देखने वाली बात है। अब पॉइंट क्या आ रहा है, ये काम कैसे करेगा। ये देखो टेक्नोलॉजी है जिसमें ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट दोनों को एक साथ लाया जाएगा। ब्रॉडबैंड जो कि इंटरनेट फैसिलिटी बेसिस है, ब्रॉडकास्ट जिसमें कि एक ट्रांसमीटर है और रिसीवर बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे हम टीवी देखते हैं घर पे, ठीक है। तो उस चीज़ को आप देखो कि मोबाइल फ़ोन पर आप जो भी आप सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हो डिजिटल टीवी पे, वो मोबाइल फ़ोन पर रिसीव होने लग जाएंगे, ठीक है जी। तो इस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो रूरल एरियाज़ में कनेक्टिविटी लाने में आसानी रहेगी। वो यूज़र्स जो इंटरनेट बहुत महंगा ख़रीद नहीं पा रहे हैं या फिर उनका इंटरनेट थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, तो एक माइन्यूट नॉमिनल रेट पर भी उनका काम चल जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। इसके अलावा बिजनेसेस हैं वो भी एक्सपेंड हो पाएंगे, मोबाइल स्पेक्ट्रम है वो भी डीकंजेस्ट हो पाएगा। भाई सीधा सैटेलाइट से मोबाइल पे जाएगा सिग्नल, तो कंजेशन ऑटोमेटिकली डाउन होगा कि नहीं। इसके अलावा जैसे आप D2S लगाते हो ना घर पे, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, उनकी रिप्लेसमेंट में सीधा मोबाइल में ही आपको सीधा वो एपिसोड्स दिख जाएंगे जो आपको देखने हैं। अब इसमें क्या किया जा सकता है, अब प्रसार भारती इस पे काम करेगा। तो जैसे मान लो कहीं पे कोई फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है और सरकार को जल्दी से इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है, तो मोबाइल फ़ोन में वो इन्फॉर्मेशन अगर अवेलेबल होगी तो कितना बेनिफिट हो सकता है, क्विक ट्रांसमिशन हो पाएगा सिग्नल्स का। तो ऐसे में बैंड 526 से 582 मेगाहर्ट्ज़ का जो बैंड है ना, इस पर एक्सप्लोरेशन किए जाएंगे, जिससे कि मोबाइल और ब्रॉडकास्ट सर्विस दोनों को कैसे हम एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है जी। और वैसे देखा जाए तो पिछले साल प्रसार भारती ने तो अपनी तरफ से IIT कानपुर के साथ कोलैबोरेशन करके और D2M की फिजिबिलिटीज़ पे काम करना भी शुरू कर दिया था, ठीक है, कि भाई कैसे भी करके हम जो मतलब सरकारी जो भी इंफॉर्मेशन मान लो या फिर जो भी टीवी पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, वो सीधा मोबाइल पे अवेलेबल हो जाए तो बोलो कनेक्टिविटी और अच्छी हो पाएगी। ये सारी चीज़ें बताई जा रही है, ठीक है। देखते हैं आगे तो D2M कितना क्या फिजिबल होता है। चैलेंज मैंने आपको बता ही दिया कि मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर कैसे आएंगे साथ में, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, बाकी टाइम बताएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एंगेजिंग विद तालिबान। पॉइंट तो आपको पता ही है कि हमारा एक ऑफिशियल डेलीगेशन गया है अफ़गानिस्तान काबुल में, और वहाँ पर तालिबान के साथ में बातचीत की गई है, और इस डेलीगेशन को लीड किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जॉइंट सेक्रेटरी JP सिंह ने, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे में देखा जाए तो आज के टाइम पे इंडियन फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, दैट मीन्स हम जम्मू कश्मीर में स्टेबिलिटी चाहते हैं, वेस्टर्न जो हमारी फ्रंट है उसको हम स्टेबल रखना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो कल एक दोनों में कन्वर्जेंस देखने को मिल रही है, ठीक है। और दूसरा, तालिबान ने जब से टेक ओवर किया है, इंडिया बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर के खुश नहीं था कि हम कहीं पर भी मार्जिनलाइज्ड फील करें। भाई मेन स्ट्रीम में हम पार्टिसिपेट करने वाले कंट्री हैं, साइड में अगर रख दिया जाए तो ठीक बात नहीं है ना हमारे लिए। तो इसी चीज़ को लेकर के इंडिया ने भी अपनी तरफ से ये शुरुआत कर दी है। ये पहली बार ऐसा है जब तालिबान ने टेक ओवर किया अगस्त 2021 से अभी तक, जब इंडिया की तरफ से डेलीगेशन ऑफिशियली मिलने गया है तालिबान स्टैब्लिशमेंट से, ठीक है। अभी तक देखा जाए तो इंडिया का मेन टारगेट तो क्या है कि भाई कैसे भी करके हम हमारी एम्बेसी को रीओपन कर लें। पर हाँ ये है कि जो रिपब्लिक गवर्नमेंट थी अशरफ गनी के अंडर, उस लेवल का तो हमारा नहीं होगा परफॉर्मेंस या फिर हमारी ओपनिंग, पर फिर भी कम से कम प्रेजेंस तो होगी। तालिबान को अभी तक वर्ल्ड की किसी भी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, अभी तक भी किसी भी देश ने, ठीक है। बट अभी तक 15 से ज़्यादा देशों ने अपनी एम्बेसीज ओपन कर ली है, जिसमें यूरोपियन यूनियन खुद भी है, ठीक है। 1996 के टाइम पे जब तालिबान ने फर्स्ट टाइम टेक ओवर किया था, तो उस टाइम पर देखो तालिबान को बिल्कुल अपोज किया था हमने। बहुत सारे कारण थे। एक तो कारण था कि पाकिस्तान के प्रमोशन की वजह से तालिबान आया था पावर में, और आज भी पाकिस्तान के सपोर्ट की बेसिस पे ही तालिबान फिर से पावर में है। बट 1996 में हमने ज़्यादा कुछ फोकस नहीं दिया या फिर एंगेजमेंट नहीं रखी थी तालिबान के साथ में, कारण कि उस टाइम पे पाकिस्तान ने हर तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ऐसे में हमने तालिबान के साथ एंगेज नहीं किया। फिर उसकी बात करें, हमें डर ये था कि कहीं कश्मीर में इंसर्जेंसीज ना फैल जाए, और इसका असर भी देखने को मिला था।
1990s में जब मुजाहिदीन रशिया को यूएसएसआर को अफ़गानिस्तान से भगाने के लिए पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के और घुसते थे अफ़गानिस्तान में, तो उस टाइम पर जो इंस्टेबिलिटी थी ना अफ़गानिस्तान में, उसका असर हमारे यहाँ पर भी था। जो कश्मीरी इशू थे, कश्मीर में जितने भी कश्मीरी पंडित माइग्रेशन जो हुआ था, वो सारा उसी टाइम पर हुआ था। बहुत मतलब इंस्टेबिलिटी रही थी, वो एक कनेक्टिविटी थी उस टाइम पर, क्योंकि जो एक लिंक है ना ज्योग्राफिकल, गिलगिट बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर और इधर वाला पाकिस्तान का नॉर्दर्न रीजन और फिर इधर अफ़गानिस्तान, ये ज्योग्राफिकली बड़े कनेक्टेड एरियाज़ हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इंडिया ने इंगेजमेंट ज़्यादा नहीं रखी और उसका खामियाजा हमें भुगतना भी पड़ा था। एक तो पाकिस्तानी हाईजैकर्स ने हमारा प्लेन हाईजैक कर लिया था IC-814, जो कंधार में जाकर के लैंड कराया था और तालिबान ने पूरा सपोर्ट दिया था उन हाईजैकर्स को। दूसरा, हमने इसका रेपरकशन फेस किया था 2008 में, जब इंडियन एम्बेसी जो काबुल में थी उस पर बॉम्बिंग करवाई थी और पता पड़ा था उसमें हक्कानी ग्रुप का पूरा हाथ था। हक्कानी ग्रुप जो पाकिस्तान के सपोर्ट से फुल चलता है, और आज तालिबान की जो नई गवर्नमेंट बन रही है वहाँ बैठी है ना जो लोग भी, उसमें हक्कानी ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है। और उसमें हक्कानीस को सपोर्ट किसका है? पाकिस्तान का। इसके अलावा देखा जाए लश्कर तौयबा देख लो, जैश ए मोहम्मद, जो हमारे लिए टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, हमारे घर में आकर के हमें परेशान करते हैं, उनका भी बोलो बेस वहीं पर है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारा एंगेजमेंट इतना अच्छा नहीं था। फिर बाद में तालिबान को हटाने के लिए USA 9/11 अटैक होने के बाद में आई जाता है, तो USA के साथ में लग करके हमने भी वहाँ पर अफ़गानिस्तान को रीबिल्ड करने में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। बट बीच बीच में ऐसे इंसिडेंट आए जहाँ पर अफ़गानिस्तान की तरफ से यूँ सिग्नल मिले कि ओसामा बिन लादेन को तो मार दिया गया था, देखो, ठीक है, 2011 में। तो उसके बाद में USA ने सीधा ये डिसाइड कर लिया था कि भाई हमारा टारगेट पूरा, हम तो इस वॉर को ख़त्म करेंगे। बोले जो युद्ध हम कुछ दिनों के लिए लड़ने आए थे, इतने साल बीत गए, बोला हम तो अब यहाँ से विड्रॉ करेंगे। तो ऐसे में फिर इंडिया ने भी अपनी तरफ से थोड़ा सा, एक होता है ना कि पूरा ओपन एंगेजमेंट नहीं रखी थी। USA आगे लीड कर रहा था, बाकी चल रहा था। और फिर आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट बनी जाते हैं USA के। डोनाल्ड ट्रंप के जैसे ही प्रेसिडेंट बनने का टाइम आता है, उसके बाद में USA विड्रॉ करने की शुरुआत कर चुका होता है। अब वहाँ पर इक्वेशन ये बैठती है कि तालिबान दोबारा आएगा कि नहीं। तो एक तो ये पॉइंट था कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ में जो एंगेजमेंट्स है किसकी, तालिबान की, उसमें उस टाइम की जो सरकार थी अफ़गानिस्तान की, अशरफ गनी की गवर्नमेंट, बोलो उनको भी प्रॉपर एंगेजमेंट मिलेगा, ये एक्सपेक्टेड था। बट टाइम बीतने के साथ में अशरफ गनी की सरकार और ये रिपब्लिक अफ़गानिस्तान, ये तो हो गए कॉलेप्स, एकदम से ही ख़त्म। और अफ़गानिस्तान में पकड़ बन गई तालिबान की, और उस पकड़ को अमेरिका भी काउंटर नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि अमेरिका की कोशिश ऐसी कि निकल जाए अब कैसे भी करके। अब देखो कि शुरुआत तो इस सोच के साथ थी कि रिपब्लिक गवर्नमेंट और तालिबान दोनों मिलकर के अफ़गानिस्तान में सरकार चलाएंगे, पर रिपब्लिक गवर्नमेंट तो बिल्कुल भाग गई। उसके बाद में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। अब सवाल ये है कि इंडिया अब कहाँ जाए। देखो, इंडिया ने अपने कंसर्न्स हमेशा से रेज़ किए हैं कि एक तो टेररिज्म बहुत ज़्यादा फैलने के चांसेस बन जाते हैं जब भी अगर तालिबान जैसे इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म फैलाने वाले किसी भी ग्रुप के द्वारा अगर रिजीम चलाया जाता है, रूल चलाया जाता है। तो ऐसे में इंडिया ने अपने कंसर्न पहले ही रेज़ कर दिए। तो आपको ध्यान भी होगा कि जब 15 अगस्त 2021 को टेक ओवर किया तालिबान ने, तो उस टाइम पर इंडिया जो था वो प्रिजाइड कर रहा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो रेजोल्यूशन भी पारित किया गया था 2598, ठीक है। ऐसे में हाँ, वो रेजोल्यूशन था 2598 तो लीबिया से उनसे रिलेटेड है, 2593, ठीक है। तो इस रेजोल्यूशन में इंडिया ने अपनी प्रेसिडेंटशिप के टाइम पे ही इस चीज़ को डिक्लेयर करवा दिया कि कैसे भी करके अफ़गानिस्तान की टेरिटरी को यूज़ नहीं किया जाएगा टेररिज्म प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे में इंडिया ने अपने कंसर्न्स रेज़ कर दिए। और आप देखो कि जब ये कॉन्वर्सेशन चल रही थी ना US के बीच में, पाकिस्तान की मीडिएशन के बेसिस पे तालिबान और US के बीच में, ठीक है, तो उसमें इंडिया इंगेज नहीं हो पाया। रशिया की बात करें तो रशिया हर तरीके से खुश था कि कैसे भी करके अफ़गानिस्तान से USA भागे। क्यों? क्योंकि अफ़गानिस्तान में जब USSR ने इन्वेड किया था तो USSR को भगाने के लिए
यूएसए ने पाकिस्तान का सपोर्ट लिया था और मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दिलाई थी कहाँ पे, पाकिस्तान में, और वो मुजाहिदीन जाकर के आज तालिबान बन के बैठे हैं। तो ऐसे में रशिया भी रिवेंज लेने में बैठा है। ईरान है वो भी अमेरिका के डिफीट से खुश है। हाँ, ये बात ठीक है कि तालिबान जो है वो सुन्नी डोमिनेटेड कम्युनिटी है और ईरान में शिया डोमिनेटेड कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो ऐसे में जो भी परसिक्यूशन हुआ था शियाज का, कहाँ से, अब अफ़गानिस्तान से, उनके साथ में एंगेजमेंट बढ़ा दी। और चाइना है, चाइना ने पाकिस्तान के थ्रू अपनी एंगेजमेंट्स कंटिन्यू रखी। तो ऐसे में रशिया, ईरान, पाकिस्तान और चाइना, ये चार ऐसे कंट्रीज है, चार में से मेन तो तीन, पाकिस्तान, चाइना और रशिया, इन तीनों ने तालिबान के साथ में प्रॉपर एंगेजमेंट रखी। रिजल्ट ये रहा कि बाकी सब कंट्रीज़ ने तो अपनी एम्बेसी एक बार तो बंद कर दी, पर इन तीन कंट्रीज़ ने बिल्कुल भी अपनी एम्बेसी बंद करने की नौबत ही नहीं आई इन पे। अब 15 कंट्रीज़ ने फिर से अपनी एम्बेसी खोल ली है, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी है। ओके, और तालिबान की के साथ में एंगेजमेंट की बात करें तो अफ़गान पीपल मेन फोकस में है। ओके, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, इसका एक एंटी टेरर सब ग्रुप है, वो अभी रिसेंटली दिल्ली में मीटिंग हुई है और दिल्ली में आपको पता होस्ट इंडिया ही रहा। तो इंडिया अकेला ऐसा मेंबर कंट्री है जिसकी एम्बेसी अफ़गानिस्तान में नहीं है। बाकी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस बाकी SCO कंट्रीज़ की सबकी है। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक बार ज़रूर पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके से ग्रुप काम करता है, इंडिया पाकिस्तान की मेंबरशिप कब फाइनलाइज हुई थी, वो सारी पता पड़ जाएगी, ठीक है। ओवरऑल अगर देखें तो इंडिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे और इंडिया हमेशा से ईगर रहा है कि कैसे भी करके तालिबान के साथ एंगेज किया जाए। क्यों? क्योंकि इंडिया का इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है वहाँ पर और वहाँ के लोगों के दिमाग में जो एक इम्पैक्ट है इंडिया का, वो बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में अलग ही लेवल का है, राइट। तो ऐसी परिस्थितियाँ। फिर बात आती है तालिबान को कैसे काउंटर किया जाए। तो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस तो देखो इतने अच्छे रहे हैं नहीं, कारण कि तालिबान जो है मीडियवलिज्म के ऊपर चलता है। मतलब कि जो सल्तनत पीरियड के टाइम पे हमारे यहाँ पर रहता था, जैसे वुमेन को पब्लिक डोमेन में कोई पार्टिसिपेशन का मौका नहीं, पब्लिक स्पेसेस में जाने का तरीका नहीं, फ्री मूवमेंट नहीं, स्कूल नहीं जा सकती, जॉब नहीं कर सकती, ये चीज़ें तालिबान ने इम्पोज कर रखी है। इवन UN तालिबान मॉनिटरिंग कमेटी है ना, उसने भी ये रिपोर्ट किया है कि अभी तालिबान और अलकायदा दोनों के लिंक अच्छे खासे बने हुए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो फोर्सेस मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उनका भी लिंक बोला तालिबान के साथ है। ये चीज़ तो हमने देख ली, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, जो कि इंडिया के लिए सरदर्दी है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप देखो कि पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट मिलना तालिबान को और तालिबान का लिंक होना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, इनको लेकर के इंडिया बेशक कंसर्न्ड है। और आज अगर देखा जाए इंडिया जो है वो तालिबान सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन भी है, चेयर भी अभी वही, चेयरमैन का मतलब चेयर है, मतलब हेड करता है। तो ऐसी परिस्थितियों में अब इंडिया को क्या करना चाहिए? तो पहला टारगेट तो क्या हो कि भाई इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी के चलते हम अफ़गानिस्तान में अच्छे से एंगेज नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहले तो तालिबान और पाकिस्तान को डीहाइपनेट करो, मतलब दोनों के बीच में जो गैप्स है ना उनको बढ़ाया जाए। पाकिस्तान में तहरीक तालिबान है, मतलब ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP करके एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2017 से वहाँ पर ऑपरेट कर रहा है और लगातार वहाँ पर अटैक होते जा रहे हैं पाकिस्तान में। तो इस TTP को लेकर के पाकिस्तान सरदर्दी ले रहा है, पर इस TTP को एक तरीके से सपोर्ट मिलता है अफ़गानिस्तान की सॉइल से, इसीलिए वो वहाँ पर बैठ कर के आराम से ऑपरेट कर पाता है और पाकिस्तान में अटैक करवाता है। ठीक है, जिस तरीके से पाकिस्तान हमारे यहाँ सरदर्दी बन के बैठा है ना खुद अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो लीडर, जो भी टेररिस्ट्स हैं उनको भेज देता है अटैक करने के लिए, एग्जैक्टली वैसे ही TTP ऑपरेट करता है मेनली कहाँ से, अफगानिस्तान से, अटैक करवाता है पाकिस्तान में। ओके, एक तो ये डिस्प्यूट वाला पॉइंट है पाकिस्तान अफगानिस्तान या तालिबान के बीच में। दूसरा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है दैट इज डुरंड लाइन, इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है। कारण क्या है कि अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है इसके दोनों तरफ पठान्स रहते हैं और वो जो पठान्स हैं उनका सीधा सा एक ही कहना है कि भाई ये डुरंड लाइन हमारे लिए थी नहीं, ये तो अंग्रेज़ों का दिया हुआ वो है वरदान, इसको हम नहीं मानते, हमारी तो पूरी एक ज़मीन एक है।
तो ऐसे में वो पठान जग जाएंगे, तो उस दिन डूरंड लाइन भी गई, तो पाकिस्तान की खुद की ज़मीन खतरे में है। तो एक ही ये गैप है। तालिबान की बात करें तो तालिबान ने जब से टेक ओवर किया है और तालिबान के जो भी कदम उठाए गए हैं ना, वहाँ पर सारा तालिबान एक साथ नहीं है, तालिबान के भी छोटे मोटे धड़े हैं, डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे अगर बात करें तो जैसे वुमेन एजुकेशन की या वुमेन का पब्लिक प्लेसेस पे जाना, उनकी एंगेजमेंट, उसको लेकर के डिवाइडेड है तालिबान। ठीक है, जिसमें जो एक कहते हैं ना कि एक तो वेस्टर्न तालिबान है जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी के साथ रहते हैं, लिबरल ओपन माइंडेड, और एक कंजर्वेटिव जो मेडिवल सोच के साथ चल रहे हैं कि भाई औरतों को तो बिल्कुल पर्दे के अंदर ही रखो, बिल्कुल बाहर ही मत निकालो। तो इस तरीके से डिवाइडेड है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में ये एक और आ गया। फिर अभी तक तालिबान के द्वारा कश्मीर मुद्दे पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारा तालिबान के साथ एंगेज करना कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल ना हो, ये ठीक है। और दूसरा, जिस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इंडिया ने भेजी है, फॉर एग्जांपल हमने कल बात की थी, गेहूं भेजे हमने, कोविड के वैक्सीन्स भेजे, मेडिकल फैसिलिटीज़ और भी हमने सेंड की है। तो उसके बेसिस पे भी अच्छा खासा हमारा वो है एंगेजमेंट तालिबान के साथ में। और तालिबान ये कहता भी है कि भाई इंडिया के साथ में हम बुरे रिश्ते नहीं चाहते। ठीक है ना। तो ऐसे में डिवीज़न जो है तालिबान के अंदर और तालिबान और पाकिस्तान के बीच में, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक फेवरेबल सिचुएशन बनाता है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट फोकस क्या है? अफगान पीपल, उनकी सहायता करनी हमारा मेन टारगेट है। क्योंकि एक देश को बनाने में, एक राष्ट्र को बनाने में लोगों का जितना कंट्रीब्यूशन होता है उतना सरकार का भी नहीं होता। सरकार तो खुद एक रिजल्ट है, सोर्स तो लोग ही है ना, तभी तो हम बोलते हैं ना वी द पीपल, राइट। तो इस तरीके से पूरा सिनेरियो थोड़ा हमें समझना था। देखा, आगे चलते हैं। फिर देखो, आपको पता है अभी रिसेंटली एक केस चल रहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन किया था, बुलाया था सुनवाई पे। मुद्दा नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर से रिलेटेड है। तो ऐसे में ईडी का तो ये कहना है कि आपने टेक ओवर किया है, आपने प्रॉफिट कमाया है उससे इलीगल वे में। और इनका ये कहना है कि जी ये तो हमारी जो नेशनल हेराल्ड जो है न्यूज़पेपर एजेंसी, ये बोलो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। अब ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की डेफिनेशन कहाँ पर क्या दी हुई है वो हम देखते हैं। देखो, एक तो है कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 और एक लेटेस्ट है कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। तो 1956 के एक्ट में तो सेक्शन 25 है और 2013 के एक्ट में सेक्शन 8 है, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज से डील करता है। इसका मतलब क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब चैरिटेबल कंपनीज बोल दो या नॉट फॉर प्रॉफिट, कि भाई फ़ायदे के लिए नहीं है, केवल लोगों के कल्याण के लिए हम ये कंपनी चला रहे हैं। तो उसमें ये है कि वो कंपनीज जो कि कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी या कोई भी यूज़फुल ऑब्जेक्ट को प्रमोट करे और जो मेंबर्स हैं उनके बीच में कोई भी डिविडेंड नहीं आए। अब डिविडेंड नहीं आया तो फिर नॉट फॉर प्रॉफिट हो गया ना, कि कोई भी बंदे 5, 7, 20 मिल करके वही कंपनी चला रहे हैं, उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो नॉट फॉर प्रॉफिट हो गया। तो ये डेफिनेशन है। और ये तो 1956 वाला जो एक्ट है इसमें सेक्शन 25 के बेसिस पे है। 2013 वाला जो एक्ट है उसमें सेक्शन 8 में डेफिनेशन थोड़ी सी और ब्रॉड कर दी कि स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, अगर इनको भी प्रमोट किया जाता है और मेंबर्स के बीच में कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है, फ़ायदे की डिवीज़न नहीं होती है, उसको मना कर रखा है फ़ायदे को डिवाइड करने के लिए, तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी हो जाती है। तो ये डेफिनेशन सिंपल सी आ जाती है कंपनीज एक्ट के बेसिस पे। ओके, अगर हम एग्जांपल देखें तो कौन सी कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट हैं? रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जी प्रेम जी फाउंडेशन, कोका कोला इंडिया फाउंडेशन, अमेजॉन एकेडमिक फाउंडेशन, ये वो कंपनीज हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट बोलती है। अब नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज और दूसरी तरफ होते हैं ट्रस्ट, इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, बात ऐसी है कि आउट ऑफ इंडिया से फंडिंग लेनी है, ठीक है। अब फंडिंग लेने के लिए क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस तो दिखाना ही पड़ेगा ना भाई। बाहर से कोई पैसा अगर भेजे इंडिया में गरीबों की सहायता के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि ट्रस्ट जो है उनकी स्ट्रक्चर बड़ी ओपेक होती है। दैट मीन्स ट्रांसपेरेंसी जो है वो कंपनीज में आपको ज़्यादा दिखेगी एज कंपेयर टू ट्रस्ट। तो ऐसे में ट्रस्ट की बजाय नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज ओपन की जाती है। टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि कोई भी कंपनी अगर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में कन्वर्ट हो तो बड़ा आसान है,
ट्रस्ट में वो कन्वर्ट होना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे में कंपनीज बड़ी आसानी से स्विच कर पाती हैं क्योंकि टैक्सेशन से रिलेटेड लूप होल्स मिल जाते हैं उनको, सीधी सी बात है। तो सेक्शन 25 और सेक्शन 8, 25 तो 1956, 8 2013 का जो कंपनीज एक्ट है। तो बोले इनमें ज़्यादातर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज ही बनती हैं। ट्रस्ट पर आजकल ज़्यादा कोई विश्वास करता नहीं है क्योंकि बाहर से जो कंट्रीब्यूशन आता है वो ये देख के आता है कि कितना ट्रांसपेरेंसी है, जो पैसा भेजा गया है वो टारगेटेड इंडिविजुअल तक डिलीवर भी हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से तो हेराल्ड केस से ये निकल के आया हमारे लिए काम का। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट है, देखो नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो अभी रिसेंटली करवाया गया था। ठीक है, कोविड की वजह से कितना क्या इम्पैक्ट आया एजुकेशन में, तो उसका रिजल्ट यहाँ पे एनालाइज किया जा रहा है। नेशन वाइड सर्वे था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा कराया गया और इसमें देखा गया कि 2017 में जो लेवल था एजुकेशन का उसके कंपैरिजन में 2021 का लेवल बहुत डाउन गया है। चेक किस किस में किया गया? लिटरेसी, पढ़ना लिखना और न्यूमेरिकल स्किल्स, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो लेटेस्ट एडिशन है उसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। देखो नेशनल अचीवमेंट सर्वे ये क्यों कंडक्ट किया जाता है? स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा उसकी हेल्थ को चेक करने के लिए। कौन कौन सी एंटिटीज़ इन्वॉल्व होती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लस NCERT दोनों मिलकर के और ये काम करते हैं। अब की बार क्या देखा गया? क्लास 3rd, 5th, 8th और 10th के बच्चों को उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़, उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उनकी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स ये चेक की गई। फर्स्ट एडिशन कब शुरू हुआ था इस सर्वे का? वो हुआ था 2001 में। उस टाइम पर NCERT का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। फिर आप देखोगे टाइम बीतने के साथ में ये जो सर्वे है इसको सर्व शिक्षा अभियान जो शुरू किया गया था उस टाइम के अटल जी की गवर्नमेंट के द्वारा, उसके साथ ऐड कर दिया और अभी उस सर्व शिक्षा अभियान का नाम बदल करके और थोड़ा सा उसका बेस और इंक्रीज कर दिया, नाम हो गया समग्र शिक्षा अभियान। और इस समग्र शिक्षा अभियान का ही एक पार्ट है ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो ये समग्र शिक्षा अभियान एक बार ढंग से पढ़ लेना भैया UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो 2001 से लेकर के 2015 तक तो जब भी सर्वे करवाया गया तो केवल एक ग्रेड के स्टूडेंट्स को एनालाइज किया गया, जैसे या तो 3rd क्लास को या 5th क्लास को या 8th क्लास को, इस तरीके से। पर 2015 और उसके बाद में अब इसमें फिर 2-2, 3-3 क्लासेस और अभी आपने देखा 4 क्लासेस को एसेस किया गया है 3rd, 5th, 8th और 10th में। तो अपने आप में ये बहुत ही ब्रॉड एनालिसिस है, ब्रॉड सर्वे है जिसमें लगभग 34 लाख स्टूडेंट्स को एक दिन में चेक किया गया था टेस्ट लेकर के। ठीक है, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा एक चेंज है बहुत ज़्यादा। फिर आ जाओ नेशनल अचीवमेंट सर्वे में असेस क्या किया जाता है। देखो जी लर्निंग आउटकम्स देखे जाते हैं और मेनली तो वो जो राइट टू एजुकेशन रूल्स जिनको 2017 में अमेंड किया गया था उसके बाद में क्या कुछ आउटकम में चेंजेस आए हैं पढ़ाई लिखाई में वो देखना है। क्वेश्चंस हैं वो देखो स्टैंडर्ड वाइज बनाए जाते हैं, जैसे लोअर स्टैंडर्ड है 3rd हो गया 5th क्लास तक, तो उसमें तो नॉर्मल सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस है जो डेली लाइफ में काम आते हैं, पढ़ना लिखना ये आ गया। और हायर क्लासेस में अगर चेक करते हो जैसे क्लास 10th तो 8th या 10th, तो वहाँ पर बच्चों से जो हमारा सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड जो सेगमेंट होता है, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनसे रिलेटेड भी नॉलेज को चेक किया गया। सर्वे में है स्कूल सारे स्कूल्स कवर होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट रन हो, चाहे स्टेट या UT गवर्नमेंट रन हो, या गवर्नमेंट एडेड हो या प्राइवेट अनएडेड स्कूल हो, सब में एनालिसिस किया गया और देखा गया। और कुछ जैसे हायर लेवल की बात करें तो लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और एनवायरनमेंट साइंस, इन चीज़ों पर तो ध्यान दिया गया है क्लास 3 और 5 में, और लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस ये क्लास 8 में, और इंग्लिश भी ऐड हो गई फिर क्लास 10th में। इस तरीके से एनालिसिस का ये तरीका रहा। ओके, परफॉर्मेंस की बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बस रिवीजन मात्र है। चीज़ें वही हैं कि राजस्थान और पंजाब को छोड़ करके बाकी सभी स्टेट्स में 2017 के कंपैरिजन में 2021 में लेवल है वो डाउन गया है। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंसेस की बात करें जेंडर बेसिस बॉयज़ और गर्ल्स में, वो इतना कोई वेरिएशन नहीं मिला। स्कोर लमसम बॉयज़ और गर्ल्स में सेम सा ही मिला है, लमसम बराबर सा, इतना कोई चेंज नहीं है। पर हाँ, कम्युनिटीज़ में वेरिएशन बहुत मिला, जैसे कि जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स थे उनमें मार्क्स का जो डिक्लाइन देखने को मिला है वो 9 मार्क्स का मिला, जबकि SC ST OBC में 28, 26, 19 का मिला है।
तो कम्युनिटी डिवीज़न मिला एक, तो एक रूरल अर्बन डिवाइड भी देखने को मिला। गाँव के बच्चे थोड़ा कम परफॉर्म कर पाए अर्बन जो स्टूडेंट्स थे उनके कंपैरिजन में, तो ये रूरल अर्बन डिवीज़न भी देखने को मिला। फिर बात आती है कि इम्प्लीकेशन क्या है इस रिपोर्ट के। तो देखो हर साल है ना, प्रथम एनजीओ के द्वारा, प्रथम फाउंडेशन के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज होती है, असर रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसमें ये पता पड़ता है कि हमारे देश में एजुकेशन का क्या स्टेटस है। और उस रिपोर्ट में बार बार यही हाईलाइट किया जाता है कि बहुत कुछ फाउंडेशनल वीकनेसेस हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल एजुकेशन सिस्टम में, जिसको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो बोलो वही चीज़ हम यहाँ पर भी हाईलाइट होती हुई देख रहे हैं। तो ये चीज़ थी। आगे चलते हैं। लास्ट इकोनॉमी पेज पे एक न्यूज़ है। देखो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जो बीमा योजना है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड, इस स्कीम में और कंपनीज पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंट के साथ में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइफ इंश्योरेंस कवरेज में लाया जा सके इंडिया में। इसके लिए जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, एडाई जो है, उसके द्वारा क्या किया गया है कि कंपनी जो भी इस स्कीम के अंडर में पार्टिसिपेट करना चाहती है गवर्नमेंट के साथ मिलके, उनको जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है कि पैसा कितना है उनके पास में, उन नॉर्म्स को थोड़ा सा रिड्यूस किया है। कितना? जो एग्जिस्टिंग है उसका 50% कर दिया है। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज अट्रैक्ट होंगी और ये जो स्कीम्स चल रही हैं, एक तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और इसके अलावा दूसरी जो स्कीम चल रही है दैट इज़ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया, ये लाइफ इंश्योरेंस हो गया। तो इन चीज़ों को, इन दोनों स्कीम्स को मैक्सिमम लेवल तक पहुंचाना, ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज दिलाना, उसके लिए ये फेवर देने की बात की गई है। ठीक है, तो एक बार इन दोनों स्कीम्स के बारे में आप पढ़ लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।